हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो है वीडियोस की जो एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो आज से मैं वो एमपीपीएससी मेंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको आज मैं बेसिक जो है एमपीपीएससी मेंस का वो बताने जा रहा हूँ। और आज का वीडियो एमपीपीएससी प्री 2022 जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ध्यान से देखें और उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वो अभी से एमपीपीएससी जो मेंस की प्रिपरेशन जो है वो उसका जो उनको नॉलेज हो जाएगा और वो अपनी प्री की प्रिपरेशन करते करते उस चीज़ को मेंस के संदर्भ में भी एनालिसिस कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक आपके पास आ गया, लेकिन आप लोग शायद कुछ भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो राज्य सेवा परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले हमारा प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम के बाद फिर मेंस होता है, देन क्या होता है, इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम 2021 में कितनी पोस्ट थी? 283 पोस्ट थी। तो 283 पोस्ट का कितना 20 टाइम्स जो स्टूडेंट हैं वो लिए जाएंगे। ये 20 टाइम्स आपने इसका कर दिया तो ये हो गया 5660। ओके, इससे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे क्योंकि बॉटम लाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो अभी हम एक एवरेज 5600 या 700 जो भी आपको मानना है वो मान करके चल रहे हैं कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमारा जो एमपीपीएससी मेंस का जो वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, कि ये 5600 लोग जो है वो कहाँ पर सेलेक्ट हो गए? मेंस में। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको जो एमपीपीएससी मेंस का जो पैटर्न है वो मैं आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा। तो 2 मिनट में हम जो आप लोगों को शायद ये मालूम होगा क्योंकि नोटिफिकेशन तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से ही हमारी चीज़ें निकल करके आएंगी। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एमपीपीएससी मेंस में क्या है फ्रेंड्स? एमपीपीएससी मेंस में आपके 6 पेपर्स हैं। ओके, GS1, GS2, GS3, GS4 और आपका हिंदी एंड ऐसे। तो GS1 में क्या है? आपका जो GS1 का पार्ट है फ्रेंड्स, GS1 उसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री और आपका आ जाएगा प्लस जियोग्राफी, है ना। GS1 को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया आपका हिस्ट्री, एक हो गया आपका ज्योग्राफी, राइट। फिर दूसरा आ जाता है GS2 में क्या रहेगा? GS2 में रहेगा आपका इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका रहेगा जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड पोर्शन। लेकिन ये बहुत बिखराव भरा जो आपका सेकंड जो पेपर है बहुत बिखराव भरा है। आज तो मैं इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं, है ना। लेकिन आज हम थोड़ा हमारी जो डिस्कशन का मैटर है वो दूसरा है। तो ये हो गया आपका 2 इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। फिर आपका जाता है GS थर्ड में क्या जाता है? GS थर्ड में जाता है आपका साइंस। ठीक, तो साइंस हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है GS4 में आ जाता है एथिक्स, है ना, एथिक्स। फिर देन आपका आता है हिंदी के बाद आपका आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा का पूरा मेंस का जो है वो पैटर्न है। GS1, GS2, GS3, GS4 हिंदी और ऐसे। GS1 का जो आपका पोर्शन है वो होता है 300 मार्क्स का। 150 मार्क्स का आपका है हिस्ट्री और 150 मार्क्स की हो गई ज्योग्राफी, दोनों का मिलाकर के हो गया 300 मार्क्स। ओके, इसी तरीके से GS2 फर्स्ट एंड सेकंड पॉलिटी आपकी और जो उसके साथ में पोर्शन है वो 150 का, इकोनॉमिक्स 150 की, दोनों मिलाकर के हो गया 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स। ओके, तो ये 300 मार्क्स के हो गए। ये दोनों पेपर वो थे जो 2 पार्ट में बटे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कौन कौन से? GS फर्स्ट और GS सेकंड आपका 2 पार्ट में बटे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। देन GS थर्ड आता है। GS थर्ड में आपका पार्ट्स नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका है 300 मार्क्स का, साइंस का पेपर 300 मार्क्स का। ओके, देन इसके बाद आपका आ जाता है एथिक्स कितने का है? 200 मार्क्स का। उसके बाद हिंदी भी कितने की है? 200 मार्क्स की। एंड ऐसे कितना हो गया? 100 मार्क्स का।
तो टोटल जो मार्किंग हुई वो कितनी हो गई मेंस में? 1400 मार्क्स। ओके, 1400 मार्क्स। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 175 मार्क्स का, तो टोटल 1575 मार्क्स ये आपका जो है निर्धारित करते हैं कि इसमें से जो मेरिट बनती है 1575 मार्क्स में से। तो फ्रेंड्स आपने ये देख लिया कि GS1, GS2, GS3, GS4 हिंदी, ऐसे एंड इंटरव्यू। यहाँ पर मार्कें हो गई आपकी GS1 में 300, GS2 में 300, GS1 और GS2 दो पार्ट में डिवाइड, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बी। साइंस 300 मार्क्स की, इथिक्स 200 मार्क्स का, हिंदी 200 मार्क्स की और ऐसे 100 मार्क्स का। टोटल मेंस में 1400 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो 3 तरह से मिलते हैं। एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, संक्षिप्त उत्तर वाले, जिनको लिखा हुआ होता है कि शब्द सीमा 10 शब्द, लेकिन अब 10 से आप 10 शब्दों में क्या लिखेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, कॉपीज में आप पहले तो आप ये समझ लीजिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स, 3 प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बनते हैं। 3 मार्कर्स क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट 10 और 5 मार्कर्स के लिए 50 और इसके लिए आपकी 100 वर्ड लिमिट ये है। लेकिन वर्ड लिमिट में ही क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो 3 मार्कर्स के लिए आपकी क्वेश्चन पेपर में 3 लाइन्स दी रहती हैं। 5 मार्कर्स के लिए आपकी जो जनरली है 8 to 10 लाइन्स रहती हैं, और जो 11 मार्कर्स हैं उसके लिए 2 पेजेस, पृष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, पेज, 2 पेजेस दिए रहते हैं जिसमें आपको अपना उत्तर लिखना होता है ना। अब इन 3, 5 और 11 मार्कर्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जब हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों की तैयारी अलग तरह से होती है। तो अभी देखिए आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, नहीं तो ये मत कहिएगा कि सर ने ऐसा कहा था वैसा कहा था। जब पूरा देखेंगे वीडियो तभी समझ में आएगा आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सबसे पहला वे जो बेस्ट वे है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन को किस वे में प्रिपेयर करेंगे, 5 मार्कर्स में। क्वेश्चन को आप तैयार करिए 5 मार्कर्स में, लेकिन सारे क्वेश्चन 5 मार्कर्स में तैयार नहीं हो सकते। जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन हैं या जिसमें आपको फैक्ट्स देने हैं वो क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं किस प्रारूप में, 5 मार्कर्स में। बेनिफिट क्या होगा कि अगर वही क्वेश्चन 3 मार्कर में बन गया है तो उस मान लीजिए आपने 10 लाइनें तैयार की, ठीक है ना, तो उसमें से आपने सेलेक्टेड 3 लाइन्स लिख ली, वो आपकी कहाँ पर काम आ गई, 3 मार्कर्स में। ओके, और अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए 11 मार्कर आ गया तो इसी की आप डिटेलिंग कर देंगे तो 11 मार्कर का आपका क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है वो जनरली आपके 11 मार्कर्स में आते हैं और उनकी आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा कि आपके कितने पेपर्स हैं और उसका क्या क्या पैटर्न है और क्वेश्चन किस तरह से आपके बनेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि हमको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए मैंने एक बार और भी वीडियो बनाते हुए कहा था कि ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका टफ पोर्शन जो है उसको तैयार करने का। जो भी आपको टफ पोर्शन लग रहा है उसको तैयार करने का ये बेस्ट टाइम है। टफ पोर्शन इन द सेंस सबके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के लिए हिस्ट्री टफ है, कुछ के लिए साइंस टफ है और कुछ के लिए अदर सब्जेक्ट कोई भी टफ है। तो वो तैयार करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि फिर भाग दौड़ में जो आपका टफ पार्ट है वो तैयार नहीं हो पाता, क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ा सा स्थितियाँ अलग हो जाती हैं। तो देखिए सबसे बड़ी गलती, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी हम ये बात तय कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या स्टार्ट करें। तो आप ये देखिए टफ पार्ट प्लस वो जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्या क्या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो देखिए सोशियोलॉजी आपका सोशियो है ना, सोशियो इसमें ऐड हो रहा है, आपका पब एड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो ऐड हो रहा है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका फिलॉसफी जो है वो इंक्लूड हो रही है, ठीक है, दर्शन शास्त्र इंक्लूड हो रहा है। फिर आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड हेल्थ, हालांकि आप लोग बोलेंगे कि हमने बायो में पढ़ा, ये उससे बहुत डिटेल में है, ठीक है ना। तो हेल्थ का टॉपिक आपका ऐड हो रहा है। और जो सोशल
इसको आप सोशियोलॉजी में ही रख सकते हैं। प्लान्स हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्लान्स, ये बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से जो है वो आपका बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखे हुए हैं, कि कम से कम सबसे पहले उनको देख लिया जाए कि उनमें है क्या, ठीक है ना। अब वेटेज की बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कि जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका साइंस। साइंस के 300 मार्क्स, ठीक है ना। साइंस के कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स। दूसरा आ गया आपका ज्योग्राफी के 150 मार्क्स, लेकिन ज्योग्राफी की 1-2 यूनिट साइंस में भी इंक्लूड दी गई है, ठीक है। जैसे इसका भूगर्भ शास्त्र कहाँ साइंस में ले जा करके रख दिया गया है। फिर आपका आता है हिस्ट्री 150 मार्क्स, ठीक। देन आपका आता है सोशियोलॉजी वैसे तो 90 मार्क्स 3 यूनिट्स दी हुई हैं, लेकिन जो सोशियोलॉजिकल जो आपकी सामाजिक योजनाएं हैं उनको मिला करके आप देखें तो ये 90 से ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो 1 ही यूनिट है, इसके बाद सब फिर लगभग सेम जो है आपका मार्क्स में। तो ये आपका हो गया कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज था, ठीक है ना। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ठीक, ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अब मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप जो सबसे पहले आपने अभी तक बिल्कुल भी पार्ट्स नहीं देखे हैं, लाइक एथिक्स हो गया। एथिक्स में क्या है? दर्शन शास्त्र है, ठीक है। थोड़ा बहुत पब्लिक एड का भी पोर्शन है। फिर आप पॉलिटी में जाएंगे तो वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आप सेकंड पेपर में देखेंगे तो सोशियोलॉजी की आपकी 3 यूनिट्स हैं। तो ये बिल्कुल नया जो पार्ट है, इससे आप इसको स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ जो आपका टफ पार्ट है वो स्टार्ट कर दें। मैक्सिमम स्टूडेंट अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, इसको थोड़ा सा जिस अर्थ में कह रहे हैं उसी अर्थों में लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट की क्या गलती रहती है कि वो सबसे पहले क्या उठा लेते हैं? हिस्ट्री और ज्योग्राफी उठा लेते हैं। दोनों बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट हैं और इतना ज़्यादा विस्तृत है कि वो उसमें इतना उलझ जाते हैं, उनका इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि जो अदर पोर्शन है उसको तैयार करने के लिए फिर वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो मेरा सजेशन ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्री में आपने पढ़ रखी है, आप उससे परिचित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेंस के लिए नए तरह से तैयार भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप एटलीस्ट उससे क्या है, एक बार परिचित हैं। तो अभी वो आप ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। आप स्टार्ट करें उन सब्जेक्ट से जो आपने अभी तक, जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं या जो आपके लिए टफ है। लाइक जो बहुत सारे बच्चों के लिए साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो आप साइंस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो नहीं करनी है, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़ जाना है कि एक ही सब्जेक्ट को टाइप दिए जा रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा वो बिल्कुल चलो कर लेंगे इस तरह से रह गया। आपको मालूम होगा कि आपकी जो 40% क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। अगर किसी भी पेपर में आप 40% से कम लाते हैं तो आप पास ही नहीं होंगे, आपके बाकी पेपर्स कितने भी अच्छे गए हों फिर वो कोई भी मायने नहीं रखता। तो टाइम मैनेजमेंट यकीन मानिए कि जब आप MPPSC मेंस देने जा रहे हैं तो जिस दिन से आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की वहीं से टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उस टाइम को आप डिवाइड करिए, अपने अनुसार डिवाइड करिए कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। अब एक दिन में 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ें, सबको 1.5 घंटे दिया, 1 घंटे में तो किसी सब्जेक्ट के अंदर हम घुसना शुरू करते हैं कि हाँ चलो उसका एनालिसिस, दिमाग में उसका मंथन होना शुरू होता है, तो वहीं पर हमने उसको क्लोज कर दिया तो मतलब नहीं निकलता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के चलें और दूसरे डे फिर दूसरे 3 सब्जेक्ट लेकर के चलें। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट जो आपको टफ लग रहा है, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि आपको अपना एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत रखना है जिसमें आप 180 to 200 मार्क्स जो है वो ला सकें। तो अगर आप चाहें तो एक सब्जेक्ट को आप रेगुलर ले सकते हैं, ठीक है ना, उसका आपने टाइम डिवाइड कर लिया कि भाई 3 घंटे रोज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी के 3 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट उठा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पर और आपकी वीकनेस पर। ओके, आप अपने अनुसार इसको करें, पर एक ही सब्जेक्ट के पीछे बिल्कुल ना पड़े कि नहीं मैं एक ही सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हैं।
थर्ड थिंग जो करनी है, ठीक है ना, थर्ड थिंग जो करनी है वो ये करनी है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो एक ही क्वेश्चन को अच्छे से अच्छा बनाने का जो है वो प्रयास करते रहते हैं। टाइम का आपको ध्यान रखना है। आप जब आप पहली तो ये कोशिश करें कि डेली आप 1 से 2 जो आंसर्स हैं वो राइट करें, लेकिन उसका एक टाइम आप निर्धारित करें कि मुझे इतनी देर में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको अच्छी भाषा शैली में नहीं लिखना, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करना है, तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में हम लगे हुए हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गया, ऐसा नहीं करना है कि भैया जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और भी तो चीज़ें तैयार करनी है। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, अपने आंसर्स तैयार कीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी आपने अपना टाइम निर्धारित किया हुआ है उसके अंदर आपका वो क्वेश्चन वो जो है तैयार हो जाना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है? पहली चीज़, एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है। आंसर राइटिंग अच्छी से अच्छी करनी है, लेकिन उसी में नहीं उलझे रहना है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है वो मैं भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कोशिश ये करनी है कि जिन सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं उसकी बनस्पत हम अभी वो सब्जेक्ट पढ़ें जो अभी हमने बिल्कुल भी देखे नहीं हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किससे शुरू करना चाह रहे हैं। मैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी को अभी नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप ना पढ़ें। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी स्टार्ट करें, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स कर लें कि हम इतनी देर हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब क्या करना है, ठीक है ना, क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश क्यों? इस पर थोड़ी सी चर्चा मैंने पहले भी की थी। क्यों? तो इसका सीधा सीधा रीज़न है भाई कि जो MPPSC में मार्किंग होती है, जो वैल्यूएशन होता है आपका, उसमें एवरेज 55% जो मार्क्स जो हैं मिलते हैं। टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 65 to 70 तक चले जाते हैं, 65 में उनको परसेंट जो है मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एवरेज जो आपको मिलते हैं वो 55% मार्क्स मिलते हैं। 55% मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 300 का पेपर है, 50 में बांट दिया आपने तो कितना हो गया आपका? 150, राइट। और 5% निकाल लीजिए तो 15, तो ये कितना हो गया? 165, राइट, 165। अब ध्यान दीजिएगा, 3 मार्कर्स जो आते हैं उसमें 3 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बाउंसर्स होते हैं, लगभग 3-1 मान करके चलिए। यदि आपका एक 3 मार्कर छूट गया, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपके 2 5 मार्कर्स छूट गए, ठीक है ना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपका एक भी अगर जो एनालिटिकल क्वेश्चन आता है 11 मार्कर छूट गया, तो क्या हो गया? 11 मार्कर एक छूटा, 10 मार्कर्स 2 छूटे, 21, और 9 नंबर आपके 3 मार्कर्स वाले कितने चले गए? मिस हो गए। 30 मार्क्स आपके मिस हो गए। कितना आपका बचा? 135 बचा, ठीक है। अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन और आपसे नहीं बने, सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास होने के चांसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है, आप पास ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो आपका है सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो, ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, विदाउट रिवीजन बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है। जब आप पढ़ते जाते हैं तो चीज़ें भूलते जाते हैं। जब देखिए रिवीजन में जब आपने पूरे दिन पढ़ा, मुश्किल से आधा घंटा लगता है सारे दिन पढ़े हुए का रिवाइज करने में, ठीक। लेकिन लोगों को लगता है वो आधा घंटा हम रिवीजन ना करके कुछ और पढ़ लें, और इस चक्कर में होता है कि पूरा का पूरा पढ़ा हुआ आपका क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो विदाउट रिवीजन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है कि भाई हमारे लिए और क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए जो आपका जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, तो विगत वर्षों में उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन, जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनके प्रश्नों का अध्ययन करना है कि भाई किस तरह से प्रश्न आए हैं। और दूसरी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, टॉपिक के बाद उस पर मंथन करिए कि इससे किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस प्रकार से पढ़ा हुआ है उसी प्रकार से क्वेश्चन आए। उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ।
एक जो 2019 का जो आपका हिस्ट्री का पेपर है ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का सम्मिश्रण था, विवेचना कीजिए। अब मोहम्मद बिन तुगलक विरोधाभासों का सम्मिश्रण है, हम सब जानते हैं, प्रेम है किसके लिए कहा गया सब पढ़ते हैं, पर उसकी विवेचना करनी है। अब विवेचना करनी है तो आप समझ रहे हैं कि उसी को मध्यकाल का सबसे विद्वानी शासक कहा जाता था, लेकिन उसकी योजनाएं जो थी वो मूर्खतापूर्ण थी। अब इसमें भी लंबी बहस है, वो मूर्खतापूर्ण थी या बहुत अच्छी थी, लेकिन टाइम से पहले अप्लाई कर दी गई थी। अप्लाई तो की गई थी, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से नहीं किया गया था, ठीक है ना। फिर वही सबसे विद्वान, वही सबसे मूर्ख, वही बहुत दयालु। मुझे थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बर्नी ने कहा है या किसने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में राजा को रंक और रंक को राजा बनते हुए कभी भी देखा जा सकता है। जिस पर खुश हो गया तो 100 स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी, और जिससे नाराज हो गया तो आपको पता होगा कि एक सजा, एक वाक्य बहुत प्रचलित है, खाल में भूसा भर देंगे। तो खाल में भूसा भरने की सजा कौन देता था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसके दरबार में एक तरफ खाल में भूसा भरता हुआ रहता था, दूसरी तरफ कोई अपना पारितोषिक और इनाम लेते हुए खुशी खुशी जाता रहता था। फिर उसने क्या किया? बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन उन योजनाओं को बहुत जल्दी ही क्या कर लिया? वापस ले लिया। कुछ बहुत ही महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान उसने निर्धारित किए, लेकिन वो क्या हुआ कि बाद में उसने उनको त्याग दिया। ठीक, राजधानी परिवर्तन का आपका एक वो आ जाता है, एक आ जाता है लगान उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पर कब बढ़ाया? जब दोआब में सूखा पड़ा हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उसका विश्लेषण करना था, विवेचना करनी थी, ठीक है ना। तो जब आप एक टॉपिक पढ़ें तो उसमें आप ये जरूर देखें कि इस टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम आगे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो मैं टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और उनमें आप क्या क्या आंसर दे सकते हो सारा कुछ बताऊंगा। दूसरी बात, जो सिलेबस है, सिलेबस के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबसे पहले तो उनको एज इट इज़ प्रिपेयर करिए, क्योंकि सीधा सीधा जो सिलेबस के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। कई बार हम किसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में बताना रहता है, बिल्कुल शॉर्ट में। आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन आपसे सीधे डेफिनेशन किसकी पूछ ली गई? विद्युत क्या है। अब इतना कुछ पढ़ रखा है हमने विद्युत के बारे में, लेकिन विद्युत क्या है इसकी आपको डेफिनेशन आ गई, ठीक है। आपने अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों का पूरा पढ़ रखा है, या आपने प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण परावर्तन और आंतरिक परावर्तन सब आपने पढ़ के रखा, व्यतिकरण सब कुछ पढ़ा, लेकिन आपको डेफिनेशन आ गई प्रकाश क्या है। तो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको भी आपको बहुत एज इट इज, सबसे पहले तो आप टॉपिक को जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों कि टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। आपको जो है आंसर राइटिंग, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आंसर राइटिंग महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने ये कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा समय उसमें नहीं देना है। तो जो डाटा और फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह से हम चार्ट में बता सकें, उसके लिए किस तरीके से हम या तो फ्लो चार्ट बना रहे हैं या पाई चार्ट बना रहे हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैपिंग हम कर सकते हैं। जैसे आपसे 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि जूट संकेंद्रण क्षेत्रों का वर्णन का आया था, तो उसमें आप छोटा सा ये जो इंडिया का पार्ट है इस तरीके का और बना करके आप इस क्षेत्र को बता सकते थे कि यहाँ पर गंगा नदी आई, उसकी एक शाखा हुगली चली गई, हुगली के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? जूट संकेंद्रण का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। आप बता सकते थे। आपसे मालवा का पठार के बारे में पूछा गया था, तो आप मालवा के पठार की जो है मैपिंग वो कर सकते थे। तो चार्ट, फ्लो चार्ट, मैपिंग का आपको यूज़ करना है अपने आंसर्स में, ठीक है ना। तो ये आपको अपनी तैयारी के समय विशेष ध्यान रखना है। अब इसको मैं संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ क्या नहीं करना है। एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागते रहना है, ठीक है। नए सब्जेक्टों पर ध्यान देना शुरू कर देना है। आंसर राइटिंग करना है, लेकिन टाइम के साथ करना है। मीन्स टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा रखना है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, तो आपको अपना सिलेबस जो कंप्लीट करना है उसको प्राथमिकता देना है, ठीक है। रिवीजन के साथ पढ़ना है। जो आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के उसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना है।
फिर विगत वर्षों के प्रश्नों का अच्छी तरह से अध्ययन करना है, उनको तैयार करना है। विगत वर्षों के प्रश्नों का, इसमें मैं थोड़ा सा भी कुछ और भी बताऊंगा। तो विगत वर्षों के प्रश्नों का आपको तैयार करके रखना है। फिर जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तो सिर्फ उसको, अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ वही क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया, उससे और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका एनालिसिस आपको करते रहना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो अब मैं आपको विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। आप मार्केट से जब बुक लेंगे तो उन बुकों में एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जो टफ है और उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, अर्थ का अनर्थ कर, सभी नहीं बोल रहा हूँ, रेयरली कुछ क्वेश्चंस उनमें ऐसे भी रहते हैं जो पूछा कुछ गया है और क्वेश्चन के अंदर कुछ बता रहा है। तो आपको ये नहीं करना है कि उसको एज इट इज़ उसको अपने दिमाग में छाप लिया। अगर आप तैयार भी कर रहे हैं उन बुक से तो उस क्वेश्चन को आपको अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में लिखने का प्रयास करना है और जो पूछा जा रहा है उसी के संदर्भ में कोशिश करना है कि हमको आंसर देना है, ठीक है ना। तो आप ये देखते रहें कि बुक में रिलेटेड जो आंसर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज जो बेसिक का टॉपिक है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। यहीं पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स और जो आपके 11 मार्कर्स में क्या क्या परेशानी जाती है। 3 मार्कर्स कई बार क्या हो जाता है, एक बहुत लेंथी टॉपिक है ना, एक बहुत लेंथी टॉपिक को अब हमको इसमें 3 मार्कर्स में लिखना है तो उसकी वर्ड लिमिट तो 10 शब्द रहती है, लेकिन हमको वर्ड लिमिट से ज़्यादा मतलब ये ध्यान रख लेना है कि कितना स्पेस हमको दिया हुआ है, उतने स्पेस में हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन 5 मार्कर्स में जो है वो अपने तैयार करने हैं, उससे आप दोनों को में उसको ड्राइव कर सकते हो। 3 मार्कर्स भी बना सकते हो और उसी को आप 11 मार्कर्स भी बना सकते हो। अब क्वेश्चन फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा नोट किया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए पूरा का पूरा अगर हम पेपर बांट लें, ठीक है ना, तो हिस्ट्री में जो पेपर फर्स्ट में आपको 3 मार्कर्स के जो है वो कितने 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल इसकी मार्किंग हो गई 90। 5 मार्कर्स के टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे 20, तो ये कितना हो गया नंबर 100। 11 मार्कर्स के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 11 मार्कर्स के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये हो गया आपका 110। इस तरीके से बन जाएगा 300। अब पार्ट ए में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे 15 और पार्ट बी में आएंगे 15, तो हो गए टोटल 30। इसी तरीके से पार्ट ए में 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, हो गए 20। तो ये हो गया आपका 3 मार्कर्स। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, है ना, 2 मिनट में ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे जो 6 पेपर हैं उसका एनालिसिस करें तो 2 मार्कर्स आपके कहाँ पर बनेंगे, 2 मार्कर्स आपके बनेंगे एथिक्स में। 2 मार्कर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, मार्क हो गए 40 मार्क्स। 3 मार्कर्स आपके कहाँ बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में बनेंगे और हिंदी में बनेंगे। तो ये टोटल इसका हो जाता है जो मार्क्स हो जाएंगे 405। 3 मार्कर्स 345 के राउंड रहेगा ये, है ना, ये हो जाएंगे आपके 345। 5 मार्कर्स भी आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेपर में बनेंगे, हिंदी में बनेंगे और भी जगह पर बनेंगे, तो इसके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 405। ओके, इसके बाद आते हैं 10 मार्कर्स के आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों आपके जो बनेंगे वो हिंदी में बनेंगे, तो इसके नंबर हो जाते हैं 20। ठीक है, इसके बाद फिर आप आ जाते हैं 12.5 मार्कर्स। 12.5 मार्कर्स के क्वेश्चन कहाँ बनेंगे, हिंदी में आपको प्रारूप लेखन आएगा। प्रारूप लेखन जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम उसमें प्रतिवेदन तो पूछा ही जाता है। तो ये हो गए 12.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो ये हो गया 25 नंबर का आपका क्या रहता है, प्रारूप लेखन रहता है। इसके बाद फिर आप आ जाइए तो 20 मार्कर्स के क्वेश्चन कहाँ पर रहेंगे, तो 20 मार्कर्स के 4 क्वेश्चन आपसे एथिक्स में पूछे जाएंगे, मार्क्स हो गए 80। ठीक है, इसके बाद फिर 20 मार्कर्स के बाद आपका 25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, एक ऐसे आएगा। ठीक, ऐसे के पेपर में 2 ऐसे आते हैं, एक लॉन्ग ऐसे होता है उसका मार्क होता है 50 और एक होता है जो करंट अफेयर्स पे या इस पर रिलेटेड शॉर्ट ऐसे, उसका होता है मार्क 25। देन 25 के बाद फिर आपका आएगा 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का क्या रहेगा, 40 मार्क्स का आपका रहेगा केस स्टडी किस में रहेगा, एथिक्स में केस स्टडी रहेगी, ये रहेगी 40 मार्क्स की।
और उसके बाद 50 मार्क्स का एक ऐसे रहेगा, ऐसे आपका 50 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मार्किंग के हिसाब से आपका जो है मेंस का जो पूरा का पूरा पेपर रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप जरा इस सेक्शन को देखो, 345 और 405 हो गया 750 प्लस 40, तो 790 मार्क्स किससे 1400 मार्क्स में से 790 मार्क्स जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन से कवर हो रहे हैं। किससे कवर हो रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना। और शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि एक चीज़ जो आपने कई लाइंस में पढ़ रखी है, बहुत सारे मैटर उसमें आपको है, उसमें से 3 चीज़ें निकाल करके आपको देना है, ठीक है ना। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इसलिए आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तो बनते भी नहीं हैं, जो बाउंसर्स होते हैं, निकल जाते हैं। जनरली एक पेपर में आप ये मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नहीं बन रहे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए कि आपको किस तरह से करना है मेंस की तैयारी। तो मेंस की तैयारी के लिए मेरा जो अब निष्कर्ष के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात अपने सिलेबस को कंप्लीट करने को प्राथमिकता दीजिए। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आंसर राइटिंग करिए, लेकिन एक हर चीज़ के लिए एक आप टाइम निर्धारित करिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करिए। जो सब्जेक्ट हैं आपको उसको सब्जेक्ट को निर्धारित करिए कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतनी देर, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, आंसर राइटिंग को इतना टाइम देना है। तो ये टाइम मैनेज। दूसरी बात, आप अगर चाहें तो जो आपने अभी तक पोर्शन जो आपके लिए बिल्कुल नया है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि उसको कवर करने में आपको टाइम लगेगा। किसी एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागते रहना, ये सबसे बड़ा कारण है एमपीपीएससी मेंस में फेलियर का, कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागते रहना, आंसर राइटिंग को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस, और हम एक वीडियो में एक ही पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे उसके टॉपिक्स और टॉपिक्स के अंदर जा करके आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी रहेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।